नमस्कार दोस्तों, आज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त तंत्र के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे। तो सबसे पहला जो पेपर है वो 2018 का है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, स्थावर विष के अधिष्ठान लिखिए। तो स्थावर विष के क्या क्या अधिष्ठान है, तो इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत कल्प स्थान में आया है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च निर्यासो धातुश्च कंदस्य दशम स्पृता। तो 10 क्या क्या अधिष्ठान है स्थावर विष के, देखो। मूल दैट इज रूट, पत्र दैट इज लीव्स, फूल फल फ्रूट्स, जिसको फल अपन बोलते हैं फ्रूट्स, ठीक है। पुष्प फ्लावर्स, त्वक दैट इज बार्क, क्षीर दैट इज सैप, सार हार्डवुड, निर्यास एक्सट्रैक्ट, धातु दैट इज मिनरल्स और कंद दैट इज बल्ब। सेकंड क्वेश्चन है अगस्त तंत्र की निरुक्ति लिखने के लिए। तो अगस्त तंत्र की निरुक्ति में अपन को क्या लिखना है, देखो। अगस्त शब्द गद धातु में अज प्रत्यय लगाने पर बनता है। तो कौन कौन सा इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये भी याद रखना है। तो गद धातु में अज प्रत्यय लगाने से अगस्त तंत्र वर्ड बनता है, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, रोग पीड़ा या फिर विष। अगध में मतलब कि यहाँ पर गद का मतलब क्या है, रोग या फिर पीड़ा। अपन को तो पता है गद रोग या फिर पीड़ा को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लग गया उसके सामने, तो से क्या है, देखो पूरा इसको समझते हैं। गद में उपसर्ग पूर्वक लगाने से अगध बनता है, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है तो इससे अगध बन गया। और इसके दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है इसकी, ठीक है। दो प्रकार से कैसे व्याख्या करेंगे इसकी, नास्ति गदो यस्य। तो नास्ति गदो यस्य मतलब रोग निरोगी या फिर रोग रहित और अडक। तो जो रोग से बचाने वाला या फिर निरोगी रखने वाला, रोग से रहित रखने वाला। नास्ति गदो यस्मात् अर्थात औषध स्वस्थ या विष नाश करने वाला विज्ञान। तो जो विष नाश करने वाला विज्ञान है उसको अपन अगस्त तंत्र बोलेंगे। इसके बाद में जांगम विष के लक्षण लिखने को इन्हें बोला है। अगर कोई जांगम विष का पान कर लेता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो निंद्रा तंद्रा क्लम दहा सपाकम लोम हर्षणम शोक चैव अतिसारम च जायन्ते जांगम विषम। तो इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, निंद्रा तंद्रा क्लम दाह पाक लोमहर्ष शोध के साथ साथ अतिसार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जांगम विष के लक्षण। इसके बाद में भल्लातक विष की घातक मात्रा और घातक काल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फैटल डोज जो होता है भल्लातक का वो है 5 to 10 ग्राम्स, ठीक है। और फैटल पीरियड कितना है इसका, फैटल पीरियड है 12 to 24 आवर्स। इसके बाद में पारद विष का विष लिखने को इन्होंने बोला था। तो इसका पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक प्रतिविष नहीं होता है, लेकिन इसके अपन को चिकित्सा में क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन लोग, इसके देखो। डेक्स्ट्रोज सलाइन को यूज कर सकते हैं, टैबलेट पेनिसिलामाइड यूज कर सकते हैं, BAL यूज कर सकते, इसके साथ साथ EDTA का भी यूज कर सकते हैं। और आयुर्वेद के मतानुसार गंधक रसायन और परपट आदि अरिष्ट का यूज कर सकते हैं इसकी चिकित्सा में। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डेक्स्ट्रोसलाइन, टैबलेट पेनिसिलामाइड, BAL, EDTA और गंधक रसायन के साथ साथ परपट आदि अरिष्ट का भी यूज कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, IPC की धारा 302 क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302 जो IPC धारा है वो मर्डर से रिलेटेड है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। तो मर्डर से रिलेटेड है, अगर कोई मर्डर वगैरह कर देता है तो उस पर IPC धारा 302 लगती है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो क्या है, इन्फेंटिसाइड रिफर्स टू किलिंग अ चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी 2 till 1 year before birth। तो इन्फेंटिसाइडिस क्या होता है, अगर कोई बालक का जन्म हुआ है और आप उसको मार देते हो
1 साल के पहले पहले। तो जो इन्फेंटिसाइड है इन इंडिया इज कंसिडर इक्विवेलेंट टू मर्डर एंड टाइड अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। तो इसमें भी आपने बच्चे की जान ली है, तो ये भी मतलब कि 302 आईपीसी के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो बच्चे को मारना या फिर किसी प्रकार से भी मर्डर करना ये आईपीसी 302 के तहत आता है। इसके बाद में स्थायी दंतों की संख्या एवं नाम लिखना है, मतलब कि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसकी संख्या लिखना है और उसके नाम लिखना है। तो अपन ने पहले से ही पढ़ के आए, अपन 32 जिसको बोलते हैं, तो 32 स्थायी दंत होते हैं। ठीक है, उसमें से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तो ICPM करके अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, 3123 करके ऐसा फॉर्मूला रहता है, 3123/3123 इंटू 2 करके ऐसा लिखते हैं। तो 1/4 पार्ट का ये है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में छत के प्रकार, छत मतलब इंजरी, किसी प्रकार की इंजरी को छत बोलते हैं। तो इंजरी कैन बी क्लासिफाइड, अपन इसका मॉडर्न एस्पेक्ट लिख सकते हैं, इंजरी कैन बी क्लासिफाइड एज मैकेनिकल इंजरी, दैट इज एब्रेशन, कंट्यूशन, लेरेशन, इंसिजन वॉन्ड, स्कैब वॉन्ड, फायर आर्म इंजरी। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरी है ना। थर्मल इंजरी, थर्मल मतलब कि बर्न, ये तो नाम से पता चल रहा है अपन को, बर्न से जो इंजरी होगी उसको थर्मल इंजरी कहेगी। केमिकल इंजरी, जो बहुत सारे लोग जो केमिकल्स फैक्ट्रीज वगैरह काम करते हैं, में भी पॉसिबल कि अगर वो केमिकल से इंजरी हो जाए तो उसको केमिकल इंजरी कहेंगे। अदर इंजरीज में क्या आ जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, रेडियोग्राफी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे। तो अदर इंजरीज, तो मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल और अदर इंजरी छत के प्रकार में अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में प्राणाभिसर्ग चिकित्सक के गुण लिखना है। प्राणाभिसर्ग चिकित्सक मतलब कि जो प्राण देने वाला चिकित्सक है, वो कौन कौन से गुण है इसके, देखो इसके 4 गुण बताए गए। सदैव शास्त्र अध्ययन में तत्पर रहने वाला, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उसको, अगर वो सदैव शास्त्र का अध्ययन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया नॉलेजेबल। परिश्रम, सेकंड परिश्रम करने वाला, स्वयं कार्यशील रहने वाला, मतलब कि खुद से आगे बढ़ के काम करने वाला, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाला है ना, तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्वयं मतलब कि स्वयं सामने होकर काम कर रहा है। अन्य चिकित्सकों द्वारा किए गए चिकित्सा कर्म को रुचिपूर्वक बार बार देखने समझने वाला। ठीक है, तो जिसको दृष्ट कर्मा कहते हैं अपन, मतलब कि जो प्रैक्टिस, जो जिसको बोलते हैं अपन कि किसी के कोई बहुत अच्छा चिकित्सक है, अपने से बहुत अच्छी चिकित्सा कर रहा है, तो वहाँ पर जाके वो सीख रहा है, उनको बार बार जाके देख रहा है ना, कैसे चिकित्सा कर रहे हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने वाला बोल सकते हैं अपन, है ना। तो ये 4 प्राणाभिसर्ग चिकित्सक के गुण हैं। इसके बाद में विष की श्लोक के सहित अपन को गुण लिखना है। तो इसके चरक का भी याद रहना चाहिए और सुश्रुत का भी याद रहना चाहिए। चरक ने क्या बोला है, लघु रुक्षम आशु विषदम व्यवाय तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य 10 गुणम युक्तम विषम तज्ञम, है ना। तो ये चरक जी का श्लोक है। तो अगर अपन को श्लोक याद है तो अपन तो ऐसे लिख ही देंगे, है ना। सुश्रुत जी ने क्या क्या है, सुश्रुत जी ने कल्प स्थान में सूक्ष्म उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायच विकासी विशदम चेव लघु पाकी चतच स्मृता, है ना। तो ये सुश्रुत जी का है। इसके बाद में अपन चलते हैं फरवरी 2020 के पेपर में जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन इनमें पूछे गए, विष की परिभाषा लिखने को बोला था। जो द्रव्य प्राणियों में मनोदेहिक तत्वों के संपर्क में आकर अथवा उसके शरीर में प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे वह विष है ना। और प्राण को जो हरे उसे अपन विष कहेंगे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने शरीर के अंदर जाके जो अपने जो मानसिक तत्व है या फिर जो शारीरिक तत्व है उसमें विषादता उत्पन्न कर रहा है और अपने प्राण को हर रहा है, उसको अपन विष कहेंगे, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला इसको, देखो, विषाद जननन तद्वाच्य विषम अत्याद अभिधीयते। ठीक है, तो सुश्रुत कल्प स्थान में इन्हें लिखा है
विषादता उत्पन्न करने वाले को विष कहेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो शरीर में अपने विषादता उत्पन्न करे उसको विष कहेंगे। इसके बाद में विषदाता के लक्षण। तो विषदाता मतलब जो विष देने वाला है। तो विष देने वाला अगर है तो उसके जो स्वभाव है वहाँ पर अपन को भिन्नता मिलेगी, मतलब कि जो नेचुरल स्वभाव होता है उसका वैसा नहीं मिलेगा। वो कैसा हो सकता है, देखो आचार्य सुश्रुत ने विषदाता के लक्षण समझाने के लिए उसमें भाव, चेष्टा और चतुर्थ का विस्तृत वर्णन किया है। तो सुश्रुत ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विषदाता के लक्षण को। तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो भाव चेष्टाएं है, जो उसमें जो नॉर्मल रहनी चाहिए चेष्टा है, उसमें थोड़ी अपन को विशिष्ट चेष्टाएं अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो निम्नवत ऐसे मनुष्य चतुर्वाणी चेष्टाओं एवं मुख की अस्वाभाविक भाव यहाँ पर अपन को उसमें देखने को मिलेगा। अस्वभाव मतलब कि जो नेचुरल है उससे विभिन्न देखने को मिलेगा। उसकी बात ही बुद्धिमत्ता से होती है, ठीक है। जो अपन उससे प्रश्न करने पर उसका समुचित उत्तर नहीं देना, अपन उससे जो क्वेश्चनिंग करेंगे वो प्रॉपर आंसर उसका नहीं देगा, घबरा जाएगा, है ना। तो ऐसे अपन को उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। चेष्टा करने पर घबरा जाना, देखो घबरा भी जाएगा, है ना। निरंतर बकवास करना और मुखार्थपूर्ण बातें करना, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा या फिर फालतू की बातें करने लगेगा, है ना। तो ये सब इसमें देखेंगे। शारीरिक लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, अंगुलियों को चटकाना, बार बार अपनी अंगुली को चटकाएगा, घबराएगा, है ना। तो ये सब देखने को मिलेगा। भूमि को नख व के कुरदरना, है ना। तो नाखून कुरदरेगा वो भूमि पर। अकारण ही हंसना, फालतू में ही हंसते रहेगा। भयभीत होकर इधर उधर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डरा हुआ रहेगा और इधर उधर देखेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। ऐसे मनुष्य शुष्क मुस्क वाले, तो उनका चेहरा देख के ही अपन समझ जाएंगे कि भाई ये विषदाता हो सकता है, क्योंकि उनका जो मुख रहेगा वो शुष्क मुख रहेगा और चेहरा मलिन हो जाता है। चेहरा कैसा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। इसके बाद में विष कन्या का वर्णन कीजिए। तो विष कन्या किसको बोलते हैं, जन्म काल से ही विष का संयोग कर कन्या को विषमयी बनाया जाता है। तो उसकी जन्म से ही अपन मतलब कि जो विष कन्या होती है उसको जन्म से ही विष दिया जाता है। तो उसको जन्म से ही विष देंगे, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो विष कन्या बनेगी। ऐसी कन्या स्पर्श, उच्छ्वास आदि से ही मनुष्य को मार देती है। तो अगर वो छू भी ले या फिर उसकी सांसें भी मतलब कि उसके कांटेक्ट में भी आ जाए कोई मनुष्य, तो वो मर जाता है, मनुष्य को मार डालती है। उसकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए, मतलब कि अपन उसमें परीक्षा कैसी करनी चाहिए विष कन्या की, देखो उसके मस्तक या सिर से स्पर्श से ही पुष्प और कोमल पत्र मतलब मुरझा जाएगा, है ना। तो उसके सिर या फिर कोई पार्ट से अगर कोई कोमल पुष्प है तो वो स्पर्श करने पर मुरझा जाएगा। उसकी शैया में खटमल मर जाएंगे। खटमल जो होते हैं वो मतलब कि है उसके बेड में, तो वो मर जाएंगे। वस्त्र की जुए मर जाएगी, वस्त्र की जुए जो होती है वो भी मर जाएगी। स्नान के जल में से मक्खी आदि मर जाएगी। जो उसके स्नान का जो जल है अगर वहाँ पर मे भी पॉसिबल मक्खी वगैरह बैठ रही है तो वो मर जाएगी। तो ये इसकी परीक्षा है। इसके बाद में जांगम विष के अधिष्ठान। तो जो जांगम स्थावर इस विष के पिछले क्वेश्चन में पूछे थे, यहाँ पर जांगम विष के पूछ लिए। तत्र दृष्टिनी श्वास दृष्टा नख मूत्र पुरुष शुक्र लाला आर्त मुख सांद्रे तुंडी अस्थि पित्त शुक शवा अनिलति। तो क्या क्या है इसके, देखो दृष्टि दैट इज आई साइड जिसको बोल सकते हैं देखकर, श्वास निश्वास ब्रीथ, दृष्टा दैट इज फैंक्स, नख नेल्स, मूत्र यूरिन, पुरुष फेस, शुक्र सेमेन,
लाला स्त्राव दैट इज सलाइवा, आर्तव मेंस्ट्रुअल ब्लड, है ना, मुख संदेश दैट इज माउथ बाइट, मुख सॉरी मुख संदेश दैट इज माउथ बाइट, विषार्द दैट इज गुदा, तंडु तुंड बीक जो चोच होती है वो, ठीक है, अस्थि बोन, पित्त बाइल, शुक्र ब्रिस्टल, शव दैट इज कैडेवर। ठीक है, तो ये इसके 16 अधिष्ठान माने हैं चांगम विष के। इसके बाद में ताम्र विष की घातक मात्रा लिखिए। तो फेटल डोज क्या होता है ताम्र विष का? कॉपर सल्फेट का होता है 30 ग्राम और कॉपर सब एसिनेट का होता है 15 ग्राम, है ना। तो कॉपर सल्फेट का याद रखना है 30 ग्राम। इसका फेटल पीरियड क्या है 1 to 3 days ताम्र विष। इसके बाद में गर विष की परिभाषा लिखने को बोली है। तो आचार्य चरक जी ने चिकित्सा स्थान में गर विष की परिभाषा को बताया है। तो वो कैसे बताते हैं देखो, स्थावर विष जो होता है स्थावर विष और जांगम विष के अतिरिक्त एक संयोजक विष और होता है जिसे गर विष कहते हैं, गर विष से पुकारते हैं। तो जांगम विष और स्थावर विष के अलावा भी एक विष होता है जिसको अपन गर विष, गर से क्या स्वेलोइंग लेते हैं, मतलब निगलना, स्वेलोइंग या फिर आर्टिफिशियल पॉइजन है एक टाइप से। यह भी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। चूंकि इसका विपाक दैट इज डाइजेशन देर से होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राणहर नहीं होता। क्योंकि इसका डाइजेशन जो है वो देर से होगा तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम नहीं करेगा, मतलब कि क्विक एक्शन नहीं दिखा रहा है, बहुत लेट से एक्शन दिखा रहा है, बहुत देर से ये अपना काम करेगा। इसके बाद में मृत्यु के भेद लिखिए। मृत्यु के भेद यहाँ पर 3 बताए गए, एक तो सिंकोप, एस्पेक्शियल और कोमा। ठीक है, तो सिंकोप मृत्यु में क्या होगा देखो, हृदय आवरण से मृत्यु में हृदय को दोनों भाग रक्त से पूर्ण मिलते हैं। तो सिंकोप जो होगा वहाँ पर हृदय का आवरण हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर हृदय में बाधा होने के कारण मृत्यु होगी। तो जब वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह जो भी कराया जाएगा वहाँ पर हृदय के दोनों भाग रक्त से पूर्ण मिलेंगे। एस्पेक्शियल डेथ में श्वास अवरोध से मृत्यु, फुफ्फुस आवरण से नीचे नील लांछन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो डायग्नोसिस होने के बाद में वहाँ पर अपन को नील लांछन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फुफ्फुस का आवरण है ना, श्वास आवरण होने के कारण। कोमा में मस्तिष्क विकृति से मनुष्य में हृदय का दक्षिण भाग रक्त से पूर्ण मगर वाम भाग रक्त मिलेगा, है ना। कोमा में क्या होगा, मस्तिष्क की विकृति हो रही है तो इसका जो दक्षिण भाग है वहाँ पर रक्त की पूर्णता मिलेगी, लेकिन जो उसका वाम भाग है, दक्षिण भाग रक्त से पूर्ण मगर वाम भाग रक्त नहीं मिलेगा वहाँ पर, है ना। इसके बाद में उन्माद की परिभाषा पूछी थी। तो उन्माद की परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ये एक मानसिक रोग है ना। तो मानसिक रोग तो है ही जिसमें मनोवह स्रोतस मनोवह धमनियों में दोष आश्रित होकर मन को दूषित करेंगे, है ना। तो मनोवह स्रोतस जन्यवादी है, इसमें बुद्धि स्मृति का विभ्रम होता है, ये लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ऐसे करके अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद में वाग्भट के अनुसार सर्पदंष्ट के प्रकार लिखिए। तो वाग्भट जी ने सर्पदंष्ट के 5 प्रकार माने हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, तुंड आहत, व्यालीड, व्यापलुप्त, दृष्टक और दृष्टानी पीड़ित, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट कौन सा है, तुंडाहत, व्यापलीड सेकंड है, व्यापलुप्त फोर्थ क्या है, दृष्टक और फिफ्थ है दृष्टानी पीड़ित। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है, दंतों के आधार पर व्यक्ति की उम्र का निर्धारण कैसे करेंगे। तो
दंतों के आधार पर व्यक्ति की उम्र का निर्धारण करना है अपन को, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटेशन अपन को उनकी जो एज है उसको इस्टीमेट करना है। तो फर्स्ट कौन सा है देखो, ये टेबल को याद रख लेना है अपन को। टूथ फर्स्ट मोलर कब आएगा, 6 to 7 ईयर में आएगा फर्स्ट मोलर। C1 कब आएगा, मतलब फर्स्ट कैनाइन कब आएगा, 7 से 8 ईयर्स की एज में। L1 दैट इज L1 कब आएगा, 8 से 9 ईयर्स की एज में। फर्स्ट प्रीमोलार कब आएगा, 9 से 11 एज की एज में। सेकेंड प्रीमोलार आएगा 10 to 12 की एज में। सी कैनाइन 11 to 12 है ना। सेकेंड मोलार कब आएगा, 12 to 14, और थर्ड मोलार आएगा 17 to 25 अगर आएगा तो, ठीक है। इसके बाद में नवंबर 2021 में जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे थे उस पे अपन चलते हैं। तो शपथ दैट इज ओथ को पूछा गया, न्यायालय में साक्षी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है। तो अपना जो पक्ष है, जो अपन जो बताना चाहते हैं न्यायालय में, उससे पहले अपन को वहाँ पर शपथ लेनी पड़ती है, जिसका उद्देश्य केवल अपने और से दी जाने वाली गवाही को सत्यता की कसौटी पर रखना होता है। तो जिसका क्या मतलब है कि आप जो गवाही दे रहे हो वो सत्य है, वो यथार्थ है ना, इसलिए अपन शपथ लेते हैं। यह शपथ ईश्वर, गीता, कुरान, 3 बाइबल आदि धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर ली जाती है। ये कैसे लेंगे अपन, ईश्वर की गीता, पुराण, बाइबल, इन सब पर जो धर्म ग्रंथ है उस पर हाथ रखकर अपन को लेनी। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण को सत्य की शपथ, क्षत्रिय को अश्व या शास्त्रों की शपथ देते हैं, है ना। वैश्य को व्यवसाय की, अन्य या पशुओं की, तथा शूद्र को सभी पाप जन्य कार्यों के लिए सिर झुकाकर शपथ लेनी पड़ती है। तो जो प्राचीन काम था, मतलब कि जो भारत था, वहाँ पर ब्राह्मण को सत्य के लिए शपथ लेनी पड़ती थी, क्षत्रिय को, मतलब कि जो जिनके लिए सबसे प्रिय चीज़ है उसके लिए वो शपथ लेते थे। इसके बाद में अगत तंत्र की परिभाषा, अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ, विधि विष संयोगार्थ नाम छ, है ना। तो अगत तंत्र में जो टॉक्सिकोलॉजी है आयुर्वेद की यह शाखा का नाम है, जिसमें सर्प, कीट, लूता आदि के दृष्ट हुए तथा अन्य विधि प्रकार से स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगज विष के से उपज प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान और चिकित्सा का विधान किया गया है। तो इसमें सारे जो एनिमल्स है, डेट इज सर्प, कीट, लूटा, इन सब की जो विष है, मे बी पॉसिबल हो, स्वाभाविक हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है, संयोगज हो सकता है, उससे पीड़ित उपशमन, निदान, चिकित्सा का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद में 9 का नियम, दैट इज रूल ऑफ 9, द सरफेस एरिया बर्न। ये जो 9 का जो नियम है वो बर्निंग से रिलेटेड है। जो सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया बर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिग्री ऑफ बर्न इन असिस्टिंग प्रोग्नोसिस ऑफ द गिवन केस। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डिग्री बर्न ओवर अ वाइड एरिया इज मोर डेंजरस देन थर्ड डिग्री बर्न ओवर अ लिमिटेड एरिया। ठीक है, तो रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि डिग्री ऑफ बर्न वो तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया कितना बर्न हुआ है उस इंसान के शरीर का। अगर वो मान लो 3rd डिग्री भी है लेकिन वो कम एरिया में डेवलप हुआ है, कम एरिया में हुआ है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1 डिग्री भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा एरिया में है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है ना। तो डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितने एरिया में वो हुआ है बर्न, है ना। फॉर एस्टिमेशन ऑफ बर्न एरिया देयर इज रूल ऑफ 9, इट इज कॉल्ड वेलेकिन्स फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ बर्न टू एस्टिमेट बर्न एरिया। बर्न एरिया को एस्टिमेट करने के लिए अपन रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड वेलेकिन्स फॉर्मूला। इसके बाद में व्रत पट्टी, डेट इज डिजिटलिस, विच का फैटल डोज पूछा है और फैटल पीरियड पूछा है।
डिजिटेलिन है ना, डिजिटेलिन का क्या है फेटल डोज 15 to 30 मिलीग्राम और डिजिटॉक्सिन का 4 मिलीग्राम, लीव्स का 2 ग्राम्स और फेटल पीरियड कितना है 1 to 24 आवर्स। इसके बाद में मूषक विष के अधिष्ठान अपन को लिखने को बोला है। तो आयुर्वेद में मूषक विष का अधिष्ठान शुक्र माना गया, तो मूषक के शुक्र में विष होता है, ठीक है। शरीर के जिस भाग पर इसका शुक्र लग जाता है अथवा शुक्र लगा हुआ नख, दंत आदि जिस अंगों से ये मनुष्य के जिस अंग का भी स्पर्श करता है वहां का रक्त के दूषित हो जाने से वह पीला पड़ जाता है। तो जो मूषक का जो शुक्र होता है उसमें इसका जो विष है वो रहता है, ऐसा आयुर्वेद में मानते हैं। और अगर वो नख, दंत आदि में लग गया अपने, तो वहाँ का जो रक्त है वो दूषित हो जाएगा और वहाँ पर पीला पड़ जाएगा। इसके बाद में पारद का प्रतिविष तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो सबसे अच्छी जो चिकित्सा है वो टैबलेट पेनिसिलामाइड को बोला गया है ना, बहुत अच्छा काम करेगा टैबलेट पेनिसिलामाइड। इसके साथ साथ BAL, EDT, डेक्सट्रोज, सलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं और गंधक रसायन के साथ साथ परपटे आदि अरिष्ट का भी यूज़ करेंगे अपने यहाँ पर। इसके बाद में प्रलाप दैट इज डेलीरियम, मतलब कि फालतू की जो मेंटल कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो फालतू की बातें करते रहता है, इसको अपन डेलीरियम से कंपेयर करते हैं। लेकिन इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, डेलीरियम इज टाइप ऑफ कन्फ्यूजन दैट हैपन व्हेन द कॉम्बिनेड स्ट्रेन ऑफ इलनेस, इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांस और अदर रिस्क फैक्टर डिस्टर्ब योर ब्रेन फंक्शन। तो मेंटल डिस्टर्बेंस है एक टाइप का ये, ड्यू टू कन्फ्यूजन that happen due to combination of illness of environmental circumstances, reduce इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिले कि reduce awareness of surrounding, poor thinking skills, behavior and emotional changes यहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगे सिम्टम्स में। दूध के दांत that is temporary teeth की बात कर रहे हैं यहाँ पर। temporary teeth start appearing at about 6 months are 20 in numbers, ठीक है। 6 महीने में स्टार्ट अपेयरिंग हो जाती है इनकी स्टार्टिंग, ठीक है। तो 20 होते हैं इसकी संख्या, 4 इंसिजन्स, 2 कैनाइन, 4 मोलार इन ईच जॉ। तो ये एक जॉ के है, तो 4 8 और 2 10 एक जॉ में और 10 दूसरे जॉ में, तो टोटल हो गए 20। एंड स्टार्ट शेडिंग एट अबाउट 6 ईयर्स, और 6 साल में ये टूट जाएंगे। इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट ओनली फीमेल। इट रिजल्ट्स व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और पार्शियली मिसिंग। तो अगर ये बस फीमेल्स में होंगी अगर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम उनमें है, और जो एक्स क्रोमोसोम है मे बी पॉसिबल उसका अब्सेंस है, पूरी तरह से अब्सेंट हो गया है एक एक्स क्रोमोसोम, या फिर पार्शियली प्रेजेंस है। तो टर्नर सिंड्रोम्स में क्या क्या मेडिकल कंडीशंस या फिर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते? इट इंक्लूड शॉर्ट स्टेचर हाइट, फेलियर ऑफ ओवरी टू डेवलप एंड हार्ट डिफेक्ट। तो इसमें सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हाइट छोटी रहेगी, फेलियर्स ऑफ ओवरी टू डेवलप, ओवरी जो रहेगी इसकी प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हो पाएगी, और हार्ट डिफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि जो इनकी जो टंग होती है थोड़ी ब्रॉड होती है, इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर एनाटॉमिकली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके साथ में यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है वो है उपवास दैट इज स्टारवेशन में मृत्यु काल लिखी है। तो स्टारवेशन जो है, स्टारवेशन इज सीवियर डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज एनर्जी इनटेक बिलो द लेवल नीडेड टू मेंटेन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ। तो अगर स्टारवेशन क्या है, भूखमरी जिसको बोल सकते हैं, अगर प्रॉपर टाइप का न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है इंसान, तो वहाँ पर स्टारवेशन देखने को मिलता है। जो कैलोरी इनटेक है वो जितनी उसको लग रही है उससे वो कम ले रहा है। द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन का ये एक बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है। इन ह्यूमन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन कैन परमानेंट ऑर्गन डैमेज इवन डेथ। तो अगर बहुत लंबे समय तक के स्टारवेशन किया तो वहाँ पर
ऑर्गन का डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। द टर्म इनिशियली रिफर्स टू सिम्टम्स एंड अफेक्ट द स्टारवेशन। द बॉडी स्टार्ट टू कंज्यूम एनर्जी स्टोर। सबसे पहले कहाँ से एनर्जी यूज होती है अपनी बॉडी से? कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट से एनर्जी बर्न होगी और उसके बाद में फिर प्रोटीन पार्ट ऑफ टिश्यू बर्न होगा। इसके बाद में 2022 का पेपर आ जाता है जुलाई का, स्थावर विष के अधिष्ठान लिखे। तो ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरसार एव च निर्यासो धातवश्च कंदस्य दशम स्मृत। तो ये 10 अधिष्ठान स्थावर विष के माने गए हैं सुश्रुत कल्पतान में। शुष्क जलत्रास दैट इज ड्राई ड्राउनिंग अपन को यहाँ पर लिखना था, तो अपन ने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिख दिया है इसको। देखो ड्राई ड्राउनिंग में क्या होगा? वाटर नेवर रीच दी लंग्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो मौत हो रही है लंग्स के अंदर पानी में जाने से, पानी का लंग्स में जाने से नहीं हो रही है, काय की वजह से हो रही है? देखो इंस्टेंट ब्रीथिंग इन वाटर कॉज पर्सन्स वोकल कॉर्ड टू स्पाज्म एंड क्लोज अप। तो जो जब वहाँ पर डूब रहा है वो इंसान, जो ब्रीथ कर रहा है, जो वाटर है वो इंस्टेंट ब्रीदिंग इन द वाटर कॉज पर्सन्स वोकल कॉर्ड टू स्पाज्म एंड क्लोज अप। तो जब वो अंदर ब्रीथ कर रहा है पानी के अंदर, तो जो उसके वोकल कॉर्ड से वहाँ पर स्पाज्म हो गया है और क्लोज हो गए हैं। दैट टर्न्स अप देयर एयरवेज मेकिंग द हार्ट टू ब्रीथ। तो हाँ उसके कारण वहाँ पर अवरोध हो गया है, जो एयरवेज है वहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं और उसको ब्रीथिंग करने में दिक्कत हो रही है। तो सिम्टम्स क्या है इसके? कफिंग, वोमिटिंग, फीवर, डायरिया, है ना। तो जब मान लो वो बच गया तो उसको क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, ये सब है। इसके बाद में है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता की लक्षण लिखिए। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता में? डिपेंड ऑन लिमिट ऑफ ब्लड सैचुरेशन। इट डिपेंड्स कि वो किस लेवल का हुआ है, तो वहाँ पर अपन को ब्लड का सैचुरेशन देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सर्कुलेटरी डिस्ट्रेस, एनीमिया और माइल्ड हेडेक और वोमिटिंग के साथ साथ नोसिया भी देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी तो मिलेगा ही, सर्कुलेटरी भी मिलेगा, एनीमिया भी मिलेगा, हेडेक और वोमिटिंग, नोसिया। आर्सेनिक एवं भांग की मात्रा काल का वर्णन कीजिए। तो फीटल पीरियड फॉर भांग कितना है? फेटल पीरियड बोल रहा हूँ, जो घातक काल कितना है भांग के लिए? 12 से 24 घंटे, है ना। आर्सेनिक जो है वेरी पॉइजनस, कंज्यूम इन लार्ज अमाउंट, इट कैन कॉज डेथ वेरी क्विकली, lethargic growth resulting in death typically occur within 1 to 4 days of ingestion। तो 1 से 4 दिन में आर्सेनिक मार सकता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा घातक द्रव्य है। एक्सपोजर इन द स्मॉल अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कैन स्टिल कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। विष संकट को परिभाषित करें। तो विष संकट क्या है? जब विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी एवं अधिकांश कारक एक साथ मिल जाते हैं तो विष संकट की अवस्था उत्पन्न करते हैं। विष संकट कब उत्पन्न होगा? जब विष के प्रभाव बढ़ाने वाले सारे अंश, तो वो अंश क्या क्या है जो विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले? देखो विष प्रकृति, दैट इज अगर विष की पित्तज प्रकृति है, विष का काल वर्षा काल है या फिर ग्रीष्म काल है। वर्षा काल में सारे दोषों का प्रकोप होता है ना। ग्रीष्म काल है तो वहाँ पर उष्णता है और विष में भी उष्णता होती है, तो दोनों समान फैक्टर हो जाएंगे, तो ये उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे। अन्न अगर कटु, तिक्त या फिर कुलत वगैरह जो अम्ल पित्त जना नाम होती है, पित्त वाले अगर अपन द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो ये भी इसका प्रभाव को बढ़ा देंगे। दोष पित्त है, मतलब कि उसके शरीर में 2 मुख्य दोष है, वो पित्त है। दृश्य, रक्त आदि जो है ये इसके प्रभाव को बढ़ा देंगे। विष के साथ साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न कर देंगे। इसके बाद में मृत्यु के विभिन्न प्रकार बताए गए। तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अपन मृत्यु के प्रकार में अपन को नेचुरल डेथ या फिर जो मतलब कि नेचुरल डेथ होती है और जो अननेचुरल डेथ होती है ये भी लिख सकते हैं इसमें, या फिर अपन इसमें जो सिस्टमिक है और मॉलिकुलर डेथ है ये भी लिख सकते हैं। जो सिस्टमिक डेथ होती है इसमें सबसे पहले जो सिस्टम होते हैं अपने सारे वो काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं,
है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में ये भी लिख सकते हैं मृत्यु के प्रकार 3 बताए गए हैं, सिंकोप, एस्पेक्शियल और कोमा। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। इसके बाद में फांसी से मृत्यु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ डेथ इन हैंगिंग। तो ये क्या क्या है इसमें देखो, फांसी से क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सेरिब्रल इस्थेमिया एंड एनोक्सिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कैरोटॉइड आर्टरी। तो कैरोटॉइड आर्टरी के कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर सेरिब्रल इस्थेमिया या फिर एनोक्सिया देखने को मिल सकता है। जो कैरोटॉइड आर्टरी है, अगर वहाँ पर 3 से 5 kg का ही वेट सस्पेंड कर दिया गया तो वहाँ पर डेथ हो सकती है। तो कैरोटॉइड आर्टरी फर्स्ट रीज़न है। कैरोटॉइड आर्टरी की वजह से सेरिब्रल इस्थेमिया और एनोक्सिया हो सकता है। सेरिब्रल कंजेशन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ जगलर वेन। तो सेरिब्रल कंजेशन हो सकता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ जगलर वेन। इसके साथ साथ एक्सफेक्शिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयरवे, दैट इज लैरिंग्स और ट्रेकिया। तो लैरिंग्स और ट्रेकिया वही रीजन में है, तो वहाँ पर रस्सी के कारण यहाँ पर कंप्रेशन से एयरवे ब्लॉक हो सकता है। इट रिक्वायर 15 kg वेट। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल शॉक और विगल इनिबिशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ वेगस वेन और कैरोटॉइड साइनस। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल शॉक भी हो सकता है ड्यू टू प्रेशर ऑन विगल वेन और कैरोटॉइड साइनस। इसके बाद में फ्रैक्चर और डिसलोकेशन भी हो सकता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का, है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम स्पेशली इन जो रिजिक्शन हैंगिंग। तो हैंगिंग में ये अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है। combined एस्पेक्शिया एंड सेरिब्रल वीनस कंजेशन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है यहाँ पर, कंबाइंड एस्पेक्शिया एंड सेरिब्रल वीनस कंजेशन। बलात्कार की परिभाषा लिखें। तो आईपीसी धारा 375 के अनुसार, तो 375 इज रिलेटेड टू बलात्कार, है ना, तो ये याद रहना चाहिए। तो 375 इज रिलेटेड टू बलात्कार। यहाँ पर परिभाषा क्या लिखनी है अपन को, देखो, इसके अनुसार यदि एक पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है या मैथुन की बात करता है जबकि स्त्री की बिना स्वीकृति के किया, है ना, तो स्त्री की कोई स्वीकृति नहीं है या फिर स्त्री की इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध स्त्री के स्वीकृति तो है, किंतु देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वीकृति तो है स्त्री की लेकिन वो 16 साल के कम आयु की है, तो वो ये भी बलात्कार में काउंट होगा। स्त्री की स्वीकृति होने के बाद भी, लेकिन अगर वो 16 साल से कम है तो भी ये बलात्कार है। वह पत्नी हो परंतु उसकी आयु 15 साल से कम हो, स्त्री नशे में हो अथवा स्त्री नशे में हो या अस्वस्थ मन से तथा परिणाम को समझने में असमर्थ हो, इनकैपेबल हो, उसका मतलब कि उसका परिणाम क्या होने वाला है वो समझ नहीं पा रही है स्त्री की स्वीकृति अवैध रूप से प्राप्त की गई हो, जैसे मृत्यु या अन्य किसी प्रकार की धमकी देकर, है ना, तो ऐसी धमकी देकर उसके साथ में संभोग करने की कोई पुरुष कोशिश कर रहा है, ये भी रेप में माना जाएगा। इसके बाद में सार्वत्रिक प्रतिविष्ट की जो यूनिवर्सल एंटीडोज है उसमें क्या क्या घटक है वो अपन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। पाउडर चारकोल है 2 पार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड है 1 पार्ट और टैनिक एसिड है 1 पार्ट। पाउडर चारकोल कितना है 2 पार्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड है 1 पार्ट और टैनिक एसिड है 1 पार्ट। इसके बाद में मृत्युकालीन लिखिए। तो जो स्टेटमेंट होता है मृत्युकाल से पहले जो लिखा जाता है, इट इज अ स्टेटमेंट और डिकम्पोजिशन मेड बाय डाइंग पर्सन ऑन ओथ, द मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और द लॉयर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर।